दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उपग्रहों में भारहीनता क्या होती है, अंतरिक्ष यात्री के खान पान के जो तरीके होते हैं तो उसमें किस तरीके से भारहीनता का अनुभव होता है या किस तरीके से वो खान पीन को ग्रहण कर पाता है, या चंद्रमा पर भारहीनता का अवस्था क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है और पलायन वेग क्या होता है, और आपका भू स्थिर उपग्रह ग्रह होते हैं। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं उपग्रहों में भारहीनता। किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु के संपर्क में रखी किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। ठीक है, यदि प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो तो वस्तु का भार शून्य प्रतीत होगा। जैसे हम किसी तल पर खड़े होते हैं तो हमारे पैरों पर एक प्रतिक्रिया बल लगाता है जिसके कारण हमें क्या है, अपने भार का अनुभव होता है। ठीक है, यदि तल हम पर कोई प्रतिक्रिया बल न लगाए अर्थात तल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य हो तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यही भारहीनता की क्या अवस्था कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, ये जो अवस्था है वो क्या है, भारहीनता की अवस्था कहलाती है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था पाई जाती है अर्थात उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री के खान पान के तरीके। अंतरिक्ष यात्री उपग्रहों में भारहीनता का अनुभव करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। इसी से वे अपना भोजन विशेष प्रकार के ट्यूब से ले जाते हैं तथा उन्हें अंदर दबाकर निगल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आगे, अंतरिक्ष यात्री को गिलास से जल पीने में कठिनाई होती है। क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को गिलास से जल पीने में कठिनाई होती है क्योंकि जैसे ही अंतरिक्ष यात्री पानी पीने के लिए गिलास टेढ़ा करता है तो भारहीनता के कारण पानी मुंह में न जाकर बाहर छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरने लगता है। अतः वे जल पीने के लिए विशेष प्रकार के तरीके अपनाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा पर भारहीनता की अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो चंद्रमा है, चंद्रमा पर भारहीनता की अवस्था क्या होती है, चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल में। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, हमको पता है ये कि, लेकिन मनुष्य चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसके कारण भार का अनुभव होता है, जिसे चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चंद्रमा पर व्यक्ति पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर व्यक्ति पृथ्वी के आकर्षण के कारण भार का अनुभव नहीं करता है। इसके विपरीत कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः उसमें बैठे व्यक्ति पर उपग्रह स्वयं कोई पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लगाया पाता है, लेकिन इसीलिए उपग्रह में व्यक्ति का भार नगण्य हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, युग्म तारा क्या है, डबल स्टार सिस्टम क्या है, डबल स्टार सिस्टम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो तारों के ऐसे जोड़ों को जो एक ही द्रव्यमान केंद्र के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं युग्म तारा तंत्र कहते हैं। अब वॉबलिंग क्या है, वॉबलिंग क्या है, ब्रह्मांड में किसी अन्य पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी तारे की गति में अनियमितता की वॉबलिंग कहते हैं। अनियमितता जो होती है उसको हम वॉबलिंग कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पूरा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। हालांकि वह क्षेत्र जिसमें किसी कण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सके गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। हमने मान लिया कि m द्रव्यमान के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या है, क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर क्या हो जाएगी, Gm/r²। हालांकि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको मैंने इससे पहले की जो वीडियोस में बताया था कि जो मात्रक होता है मीटर/सेकंड² होता है और जो इसकी विमा होती है mLt-2 होती है। ठीक है, क्या होती है, m⁻0 और Lt-2 या Lt-2 या m⁻0 की वैल्यू वैसे हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा Lt-2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट गुरुत्वीय विभव क्या होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। m द्रव्यमान से r दूरी पर एक गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/r²। क्या होता है, v बराबर माइनस का gm/r²। क्या होता है दोस्तों, vm
V बराबर GM अपॉन R। ठीक है, इसका जो मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम और विमीय सूत्र M0LT-2 होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत से किसी पिंड को लाने में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उस पिंड की क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होती है गुरुत्वीय विभव और द्रव्यमान के बराबर होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर m द्रव्यमान के पिंड के लिए U बराबर क्या हो जाएगा आपका GMM अपॉन R। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। हालांकि इसकी जो विमा होती है वो ML²T-2 होती है और जो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल। इसका जो मात्रक है, जो गुरुत्वीय विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है, जूल। पलायन वेग क्या होता है दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं पूरा। पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाता है या नहीं आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। अतः पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी के तल पर वापस नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो पलायन जो वेग होता है किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। मैंने कहने का मतलब क्या, VE इज इक्वल टू √2 VO। VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VE इक्वल V0 इंटू √, ठीक है। चलिए आगे। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर सेकंड होता है। किसके लिए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग V0 इक्वल √GRE। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट है ये वाले आपके फॉर्मूले, आपको बिल्कुल कॉपी पे लिख लिख के याद करने हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसीलिए यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है, VE इज इक्वल टू √2 VO, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी भी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वस्तु दोबारा क्या है, वापस नहीं आएगी और वो क्या अंतरिक्ष में चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया होगा। यदि भू स्थिर उपग्रह होता क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते क्या हैं। यदि पृथ्वी की सतह से किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की कक्षीय गति के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देगा। यद्यपि पृथ्वी तथा उपग्रह दोनों ही गतिमान है, जो पृथ्वी है हमारी और जो उपग्रह हैं वो दोनों ही क्या हैं, गतिमान है। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, अर्थात इसकी कक्षा को पार्क कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की सतह से पार्क कक्षा की जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। अब भूस्थिर जो कक्ष है या कक्षीय वेग है वो किस तरीके से, इनके जो फॉर्मूलास होते हैं वो उनको हम देखेंगे। भूस्थिर उपग्रह की कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं। इस कक्षा की त्रिज्या r³ इज इक्वल टू T² अपॉन 4π² GR²। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद जो कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग अपनी कक्षा की परिक्रमा करने हेतु किसी उपग्रह की को दिए गए वेग को उसका कक्षीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बराबर √GM अपॉन R। ठीक है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, GM अपॉन R। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर मेरे जो समझाने का जो तरीका है आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं।
ताकि मैं नेक्स्ट टाइम क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।